दोस्तों, एक बार एक रजत नाम का पत्रकार अपनी नई कहानी लिखने के लिए चंद्रपुर गांव में चला जाता है और इसके बाद गांव में पहुंचने के बाद काफी लोगों से बात करने के बाद गांव वाले उसे एक खौफनाक किस्सा सुनाते हैं। इस गांव में एक नम्रता नाम की महिला रहा करती थी, लेकिन एक रात उसका सिर अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और उसके बाद उसका शरीर जो कि एक भयानक मौत का शिकार भी हुआ। और यह कहानी सुनने के बाद रजत का मन अज्ञात रहस्यों और ड्राउनिंग घटनाओं की ओर खींचा चला जाता है और वह तय करता है कि वह इस रहस्यमयी घटना की गहराई तक जाएगा। और उसके बाद रजत नम्रता वाले केस को लेकर उसके प्रति सबूत जुटाने में लग जाता है और गांव में इधर उधर जाकर, गांव के बुजुर्गों के पास जाकर या उस नम्रता के जानकारों के पास जाकर उससे जितनी भी जानकारी मिल सकती थी वो सब हासिल करता है। तभी गांव वाले रजत को नम्रता से संबंधित जानकारी देते हुए कहते हैं कि निवेदिता सुंदर और अमीर लड़की थी और उसकी शादी एक जमींदार से हुई थी और शादी के बाद अक्सर निवेदिता की जिंदगी में अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने लगी। और अचानक एक रात निवेदिता के घर में हमला हुआ और हमले के बाद उसका सिर गायब हो गया और उसके शरीर को बेरहमी से मार डाला गया। और लोग अक्सर उसके सिर के गायब होने के पीछे और उसके शरीर को मार डालने के पीछे एक काले जादू करने वाले तांत्रिक का हाथ बताते हैं। और इसके बाद हमें कहानी के फ्लैशबैक में ले जाया जाता है और हमें देखने को मिलता है कि नम्रता अपने पति और अपने बच्चे के साथ अपने घर में आराम से सुकून से रह रही है। लेकिन एक दिन अचानक नम्रता के बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है और इसके बाद नम्रता अपने बच्चे को लेकर काफी डॉक्टरों और हकीमों के पास जाती है, लेकिन नम्रता के बच्चे की तबीयत तब भी ठीक नहीं हो पाती है। और इसी कारण से नम्रता की कोठी में रात और दिन वो बच्चा रोता रहता और दर्द से चिल्लाता रहता। और इसके कारण रात में भी देर रात तक नम्रता अपने बच्चे को लिए अपनी हवेली में घूमती रहती। लेकिन एक दिन नम्रता को पड़ोस वाली आंटी से पता चलता है कि गांव के बाहर एक बाबा रहता है जो कि अपने जादू या तंत्र मंत्र से किसी को भी ठीक कर सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए नम्रता भी अपने बच्चे को लेकर उस बाबा के पास पहुंच जाती है। और जैसे ही नम्रता गांव के बाहर जंगल में तपस्या कर रहे उस बाबा के पास पहुंचती है तो देखती है कि बाबा काले वस्त्र धारण किए हुए अपने सामने एक खोपड़ी को रखे हुए वहां पर भक्ति कर रहे हैं और अपने तंत्र मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। और तभी नम्रता अपने बच्चे के साथ उन बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और बाबा को अपनी सारी समस्या बता देती है। और इसके बाद बाबा बच्चे को अपने पास बिठाते हैं और कुछ तंत्र मंत्र उच्चारण करते हैं और उसके बाद एक ताबीज निकालकर बच्चे की कलाई पर बांध देते हैं। और इसके बाद नम्रता अपने बच्चे को लेकर वहां से अपने घर की ओर चली जाती है और बच्चा अब धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और जब बच्चा पूर्ण तरीके से ठीक हो जाता है तो नम्रता एक दिन फिर से उस बाबा के पास जाती है और उन्हें धन्यवाद करके आती है। लेकिन बाबा को धन्यवाद की जगह कुछ और ही चाहिए था, क्योंकि उस बाबा को अपनी शक्तियां तेज करनी थी और इसीलिए उसे एक खोपड़ी की तलाश थी। और नम्रता को देखने के बाद बाबा की ये तलाश भी अब लगभग पूरी हो चुकी थी। और अब फाइनली बाबा ने डिसाइड कर लिया था कि अब उसे पूर्णिमा की रात को उस नम्रता की खोपड़ी चाहिए। और इसीलिए अब बाबा नम्रता की खोपड़ी के लिए बेताब हो चुका था। और इसके बाद एक दिन बाबा नम्रता के घर पर भी आता है और वहां पर नम्रता बाबा को देखने के बाद काफी खुश होती है और बाबा को अपने घर पर आए हुए देख उनकी अच्छे से खातिरी करती है और उनको खाना वगैरह भी खिलाती है। लेकिन अभी भी उस पाखंडी बाबा के मन में कुछ और ही चल रहा था। और इसके बाद बाबा अपने आश्रम की ओर चला जाता है और पूर्णिमा की रात का इंतजार करने लगता है। और इसके बाद जैसे ही पूर्णिमा की रात आती है तो वो तांत्रिक बाबा रात की 12 बजे अपने आश्रम से नम्रता के घर की ओर चल देता है और चोरी छुपे रात में नम्रता के घर में घुस जाता है। और जैसा कि रात का टाइम था और 12 बज चुके थे, इसलिए सभी लोग सो चुके थे। और इसी का फायदा उठाकर वो बाबा नम्रता के रूम में जाता है और अचानक एक वार में नम्रता का सिर उसकी धड़ से अलग कर देता है।
और इसी कारण वहाँ पर कोई शोर शराबा भी नहीं होता है और वो तांत्रिक बाबा नम्रता की खोपड़ी लेकर कहीं गुम हो जाता है। और इसके बाद गांव वाले रजत को बताते हैं कि आज तक उस तांत्रिक का पता भी नहीं चल पाया कि आखिरकार वो अब कहाँ पर रहता है, क्योंकि राहुल ने महसूस किया कि जब से नम्रता वाली घटना घटित हुई है उसके बाद गांव वाले काफी डर चुके हैं, क्योंकि उन्हें इस बात से काफी डर लगता है कि अगर सच्चाई हमने किसी के सामने उगल दी तो कहीं ना कहीं वो तांत्रिक दूसरा नंबर हमारा ही ना ले ले। और जैसा कि रजत को अब इस केस की तह तक जाना था, इसलिए वो अब गांव के सभी अंधेरे कोनों और रहस्यमय स्थानों की जांच करने लगता है। और जैसा कि गांव में एक पुराना और खंडहर पड़ा मंदिर था, तो वो जांच पड़ताल करता करता उस मंदिर तक पहुंच जाता है और वहां पर उसके हाथ एक प्राचीन ग्रंथ लग जाता है जिसमें कि नम्रता के सिर से संबंधित कुछ जानकारी मिलती है कि जिस तांत्रिक ने नम्रता के सिर को काटकर कहीं पर छुपाया था, वो जगह केवल एक विशेष चमत्कारी क्रियाओं से ही खोजी जा सकती है, क्योंकि यह जगह पुरानी परंपराओं और जादू टोनों से जुड़ी हुई है। और इन सब के बाद भी रजत ने अपने प्रयासों को जारी रखा और एक रात वह गांव के एक पुराने खंडहर में प्रवेश करता है, जहां पर उसे नम्रता के सिर का एक और संकेत मिलता है, क्योंकि खंडहर की दीवारें खून से सनी होती है और वो अंदर तक जा रही होती है। और इसके बाद रजत जैसे ही खंडहर के भीतर तक जाता है तो देखता है कि अंदर एक जादूगर तांत्रिक बैठा होता है और उसके सामने काफी सारी खोपड़ियां रखी होती हैं और वो जोर जोर से वहां पर मंत्र उच्चारण कर रहा होता है और उनकी पूजा कर रहा होता है। और उन्हीं काफी सारी खोपड़ियों में एक खोपड़ी नम्रता की भी होती है। और ये मंजर देखकर एक बार के लिए रजत वहां पर शॉक्ड रह जाता है। और जब जादूगर को पता चलता है कि रजत वहां पर बदला लेने की भावना से आया है, तो वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रजत को वहीं पर खत्म कर देता है और उसकी खोपड़ी धड़ से अलग करके पूजने लगता है। लेकिन जैसा कि गांव वाले बाहर वेट कर रहे थे कि कब रजत इस खंडहर से बाहर आए, लेकिन काफी देर हो गई, लेकिन रजत उस खंडहर से बाहर नहीं आया। और इसके बाद जैसे ही गांव वाले उस खंडहर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उन्हें सच का पता लग जाता है। और इसके बाद गांव वाले उस तांत्रिक को उस गांव से बाहर भगाने के लिए और खुद सेफ होने के लिए डिसाइड करते हैं कि एक बड़े तांत्रिक को यहाँ पर बुलाया जाए जो कि इस तांत्रिक से भी ज्यादा ताकतवर हो। और इसके बाद गांव में पूर्णिमा की रात को एक बड़े तांत्रिक की एंट्री होती है। और इसके बाद रात में उस गांव में एक यज्ञ प्रारंभ किया जाता है और वो तांत्रिक जो कि बाहर से आया था वो मंत्र बोलता हुआ उस खंडहर के अंदर प्रवेश कर जाता है। लेकिन जाने से पहले एक आदमी को खुद के साथ लेकर जाता है और उसे एक पुड़िया देता है और कहता है कि एक लोटे में गंगा जल लेकर आओ और उसमें ये पुड़िया मिला लो। और जैसे ही मैं उस जादूगर तांत्रिक के पास जाकर मंत्र उच्चारण करने लगूं तो तुम साइड से वो गंगा जल वाला लोटा उसके ऊपर फेंक देना। और इसके बाद ठीक ऐसा ही होता है। वो गुरुजी उस तांत्रिक के पास जाकर अपने मंत्र उच्चारण करते हैं और दूसरे वाला आदमी अपने लोटे से वो गंगा जल उस पर छिड़क देता है। और जैसे ही गंगा जल की छिड़के उस जादुई तांत्रिक के ऊपर गिरते हैं तो जादुई तांत्रिक की वहाँ पर चल रही वशीकरण नष्ट हो जाती है और उसकी शक्तियाँ कमजोर हो जाती है, जिसके कारण उसकी बुरी शक्तियाँ उसी तांत्रिक के ऊपर वार कर देती हैं और इसके कारण उस तांत्रिक की मृत्यु वहीं पर हो जाती है। और इसके बाद नम्रता की खोपड़ी यहाँ से उठाई जाती है और पूरे रीति रिवाजों के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी हॉरर स्टोरी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज के लिए इस YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। धन्यवाद।